कहा जाता है कि आरा बार एसोसिएशन और विभाग एक दूसरे का पूरक बने हुआ है, पिछले कुछ सालों से देखने की याद है, क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है कि आरा बार एसोसिएशन में सिर्फ विवाद ही विवाद है। यह बहुत ही प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन है, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी बातें हो जा रही हैं जिसके कारण हम लोगों के संघ के अंतर्गत विवाद की स्थिति उत्पन्न कभी कभी हो जाती है। पिछला चुनाव जो हम लोगों का हुआ 2019 के आसपास, वो चुनाव को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद उसकी एक 7 सदस्यीय तदर्थ समिति बनी। उस तदर्थ समिति का मैं भी एक सदस्य हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले कोरोना काल में हमारे जितने अधिवक्ता बंधु का निधन हुआ, जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, एडमिट हुए, उनका जो बुरा हाल हुआ, उसके पीछे हमारे संघ के जितने भी उस समय के रिसोर्सेस थे, उस रिसोर्सेस से हम लोग उनका मदद नहीं कर पाए। ये बड़ी दुख की बात है। तो ये एक विवाद का कारण है जो अधिवक्ताओं के बीच में इसके लिए रोष है कि जो अधिवक्ता हमारे कोरोना काल में गुजर गए, उनको अभी तक कोई मुआवजा राशि या उनके परिवार को कोई सहायता राशि अभी तक हमारे अधिवक्ता संघ से नहीं मिल पाई है, जिस कारण हमारे अधिवक्ताओं में रोष है। ये एक विवाद का कारण है और कोई ऐसी विवाद मेरे समझ से नहीं है जिसके लिए आरा बार एसोसिएशन के ऊपर किसी प्रकार का आरोप या लांछन लगा सके। एक ही बात है, जो आर्थिक पक्ष है, वो आर्थिक पक्ष हम लोग न्यायपूर्ण ढंग से अपने अधिवक्ताओं के बीच में उक्त राशि जो हमारे संघ के फंड में आती है, उसका हम लोग अधिवक्ताओं के बीच में उनके कल्याण के लिए वितरण नहीं कर पाते हैं। यही एकमात्र विवाद है और कोई विवाद हमारे एसोसिएशन के अंतर्गत नहीं है। अभी आपने कहा कि वितरण नहीं कर पाते, वितरण का कार्य किसका होता है? वितरण में हम लोगों के अधिवक्ता संघ के अंतर्गत जो हमारी चुनाव के द्वारा चुने हुए पदाधिकारी आते हैं, उनकी एक कार्यकारिणी होती है और इस कार्यकारिणी के द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था कि अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी। लेकिन कभी ऐसा सुनने में आता है कि कोष में रुपयों की कमी है, जिस वजह से नहीं दी जा रही है। लेकिन पूर्व में मुख्य रूप से जितने भी अधिवक्ता का आकस्मिक मृत्यु जिनकी हुई है, उनको उक्त राशि का भुगतान किया गया है। यह व्यवस्था इधर 3-4 वर्षों से चरमरा गई है। इसका कारण यह है कि जो संघ का चुनाव हुआ था, वो चुनाव रद्द हो गया। रद्द होने के बाद किसी के ऊपर कोई जिम्मेवारी निश्चित करने के लिए आम सभा की कोई बैठक नहीं हुई और उस कारण अभी तक राशि का बंटवारा अधिवक्ताओं के बीच में नहीं हुआ है। और जो आय व्यय है, जिससे आमदनी होती है, वो मुख्य रूप से जो आमदनी है वो सचिव के हाथ में चली जाती है और सचिव यह कहते हैं कि ये मॉडल रूल्स के अंतर्गत इस पे कार्यकारिणी के किसी भी सदस्यों का कोई नियंत्रण नहीं है, सारा काम सचिव करते हैं और जब उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो वह जीरो बैलेंस दिखा करके चले जाते हैं, जिससे आम अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष रहता है कि आपने आमदनी का और खर्च का सही ढंग से विवरण प्रस्तुत नहीं किया, खर्च जो है सही जगह पर नहीं हुआ, खर्च को जो दिखाया गया है उस तरह का खर्च नहीं हुआ। तो ये सब पारदर्शी व्यवस्था नहीं होने से लोगों में आक्रोश है और अगर इसकी समुचित व्यवस्था हो जाए और इसके लिए कमिटी अलग से बना दी जाए ताकि जो एक निश्चित राशि है वो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जमा हो, उससे प्रशासनिक खर्च नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात होगी कि अधिवक्ताओं के लिए एक निश्चित राशि हमेशा अधिवक्ता संघ के बैंक खाता में उपलब्ध रहेगी, जिससे हमारे अधिवक्ता बंधुओं को समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग राशि मिलती रहेगी। जिस तरह से अभी आपने बोला कि लेखा जोखा नहीं रह पाता है, पूर्व में एक मामला ऐसा आया था कि 2015-16 के करीब का कोई मामला एक है कि जहां पर अधिवक्ताओं के ऊपर ही जो लेखा जोखा को लेकर इस तरह की बहुत सारी बातें थी, कुछ लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वो मामला क्योंकि न्याय दिलाने वाले के ऊपर ही मामला दर्ज हुआ है, जिसकी वजह से क्या मतलब उनके ऊपर अगर मामला दर्ज होता तो क्या वो बस्ते में ही चला जाता है? देखिए, उसमें जांच समिति का मैं भी एक सदस्य था। उस जांच समिति में यह पाया गया था कि हमारे अधिवक्ता संघ को उस समय जो हमारे अशोक कुमार सिंह एक बहुत ही हमारे घनिष्ठ साथी थे, जो उसमें बहुत ही एक्टिव रोल किए थे कि भाई अधिवक्ता संघ के अंतर्गत अधिवक्ताओं के
कल्याण के लिए राशि का वो हमेशा उपलब्ध होना जरूरी है। तो उस समय जो खर्च किया गया था, उस खर्च के लिए एक जांच के लिए एक समिति बनी थी और समिति ने पाया था कि हमारे उस समय के हिसाब से प्रत्येक माह करीब करीब 2 लाख रुपए की आमदनी 2015 में पाई गई थी, जो अभी बढ़ के करीब करीब मैं समझता हूं कि 5 लाख रुपयों से कम का नहीं है। और अगर इसका सही ढंग से मूल्यांकन किया जाए और जो वकालतखाना से आय होती, वकालतनामा से आय होती है, जो वकालतखाना के हमारे दुकानदारों के रेंट से जो हमें मिलता है, बहुत सी अनधिकृत गुमटियां रखवा करके और उनसे प्रॉपर तरीके से किराया नहीं वसूला जाता है। तो ये सब अगर हम लोगों का जो प्रिंटिंग मटेरियल्स जो है हम लोग बेचते हैं, जैसे जमानत का पर्ची है, बेल बॉन्ड है, ये सब हम लोग बेचते हैं, एफिडेविट बेचते हैं, तो ये सब करने से पर्याप्त आमदनी होती है जिससे कि अधिवक्ताओं को राशि मिल सकती है। सर, अभी आप एक चीज आपने बोला कि कुछ ऐसी भी गुमटियां जो अनैतिक तौर पर रखी गई है, आखिर इन गुमटियों को रखवाता कौन है? इस गुमटियों को अधिकृत तौर पर तो वहां पर दुकानें बनी, लेकिन अनधिकृत तौर पर आखिर ये कौन रखवाता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे बार के अंदर के ही कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए निवेदन करते हैं। तो अनधिकृत गुमटी का तात्पर्य ये है कि वह अनधिकृत गुमटी इसलिए हो जाती है कि वह समय पर किराया का भुगतान नहीं कर पाती है और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कई एक बार प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो किराया मिल नहीं पाता है, कुछ लोग बंद करके चले जाते, इसलिए वो अनधिकृत है। अब चूंकि रह गई बात कि बार एसोसिएशन के जो हमारे सदस्यगण हैं वो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिकली वो बहुत ज़्यादा समय उन समस्याओं की ओर नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए। तो इस वजह से बहुत सी अनधिकृत गुमटियाँ अभी भी लॉक्ड पड़ी हुई हैं, उसका क्लेमेंट आता नहीं है, बुलाने पर, नोटिस देने पर पुराना किराया नहीं जमा कर पाता है, इसलिए वो अनधिकृत गुमटी है। वैसे जो भी गुमटी वहाँ लगाई जाती है उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत किराया का निर्धारण होता है। कहा अब ये तो वक्त ही बताएगा कि अगर इनको विजय सिंह का तिलक लगता है तो ये कितने अपनी बातों पे खरा उतरते हैं। तब तक के लिए नवीन प्रकाश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।